उसमें आकंठ डूबा हुआ आदमी उसमें से निकल करके कैसे किताब लिखी है, तो उससे लग रहा है कि उससे अधिक जानकार आदमी नहीं कोई हो सकता जिस किताब को लिखी है। क्या नाम है? नाम है जब दुनिया में निगमों का राज चले। कॉर्पोरेशन रूल द वर्ल्ड, डॉक्टर डेविड सी कॉटन का है। ये आदमी किसी बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, वर्षों तक काम किया। जो कुछ उसने वहाँ देखा, अनुभव किया, जो काम किया, उस पर से जो उसको लगा, साल जो है तीसरी दुनिया के देशों में उन्होंने, भारत भी, तो मैं मुझे लग रहा था मुझे कि किताब मिल जाती लोगों को तो ज्यादा उपलब्ध है किताब, कोई आप लोग खरीदना चाहें? ये काफी अच्छी किताब है। डॉक्टर डेविड सी कॉटन, यही उपलब्ध है। आप क्या मिल जाएगी? हम लोगों ने हिंदी अनुवाद, आप ही ने अनुवाद किया है इसका, अंग्रेजी में किताब मूल थी। तो ये किताब कल वाले विषय को समझने के लिए शायद बहुत उपयोगी किताब है। खैर मित्रों, ये विषय आजकल बहुत रखा जाता है सेमिनारों में, गोष्ठियों में, गांधी की प्रासंगिकता। मुझे लगता है ये टॉपिक ही, ये विषय ही, शीर्षक ही अपने में अप्रासंगिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज गांधी की प्रासंगिकता के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया भर में। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और जब मैं गांधी कहता हूँ मित्रों, तो याद रखिए गांधी ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कोई अंतिम बात कह रहा हूँ या मैं ही कह रहा हूँ। इससे पहले ये बात कही ही नहीं गई है। और गांधी के बारे में एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि गांधी सत्य का दर्शन करना चाहता था, सत्य का दर्शन करता था। जो सत्य दिखता था जब, वो सत्य उस समय वो प्रकट करता था। अगले वाली बात से शायद बिल्कुल विपरीत लगती है। एक बात तो ऐसा हुआ कि गांधी से प्रश्न किया लोगों ने कि आप ये दो विपरीत बातें बोलते हैं। यही सेवाग्राम में ताड़ी के पेड़ जो है काट दिए जाए, इसलिए कि ताड़ी पीते हैं लोग और इससे नुकसान होता है। फिर जब उनके मालूम है कि नहीं, ताड़ी से तो नीरा भी निकलता है, ताड़ी से तो कई उद्योग भी बनाए जा सकते हैं, तब उन्होंने ताड़ी के पेड़ की वकालत करना शुरू कर दिया। कभी वो ये वर्ण व्यवस्था के बड़े समर्थक, और फिर तय कर लिया कि मैं तो उसी शादी में जाऊंगा जिसमें एक पक्ष जो है वो विजातीय होगा, यानी वो शूद्र होगा। उसी शादी में जाऊंगा, शूद्र की भाषा मानी जाती थी उस समय, उसमें ही मैं जाऊंगा। और उसकी आत्यंतिकता कहाँ तक हुई कि उनके निजी सचिव महादेव देसाई के बेटे नारायण देसाई को हम लोग जानते हैं, उनकी शादी यहाँ इसी आश्रम में हुई। बापू से कहा गया कि आज चलिए आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा मैं वहां शादी में नहीं आऊंगा। जो नारायण भाई गांधी जी की गोद में खेले हों, ऐसे कई प्रसंगों की बात कही जा सकती है। मित्रों, उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम क्या दिया? सत्य का प्रयोग। सत्य यदि आध्यात्मिक मूल्य है तो प्रयोग वैज्ञानिक मूल्य, सत्य का प्रयोग। तो उनको जब जहां जो सत्य दिखता था तो आगे वाले को छोड़ते उनको देर नहीं लगती। ये सामान्यतया होता नहीं है। आदमी एक सत्य से इतना चिपक जाता है कि सारी जिंदगी उसी सत्य के को सत्य मान करके जिंदगी बिता लेता है। गांधी ने बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा है कि मैं कुछ बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूं। मैं तो दुनिया के धर्मों से, दुनिया के महापुरुषों से, दुनिया के ग्रंथों से, भारत की संस्कृति से जो कुछ सीखा पढ़ा है उसी को जोड़ करके मैं बात करता हूँ। इतनी बात मैं गांधी के बारे में कहा, तो मैं जेपी के बारे में एक बात कह दूं कि मित्रों, जेपी तो पॉलिटिकल व्यक्ति थे, राजनीतिक नेता थे। राजनीतिक नेता आमतौर पर अपनी आस्था नहीं बदलते हैं। जिस विचार को उन्होंने अपनी आस्था मान लिया उसी में अपनी जिंदगी बिता लेते हैं। जयप्रकाश जी राजनीतिक आदमी होते हुए क्रांति के शोधक थे।
उनका ध्रुवतारा क्रांति था। इसलिए कभी किसी खूंटे में, किसी आइडियोलॉजी के खूंटे में उन्होंने अपने को बांधा नहीं। घोर मार्क्सवादी से गांधीवाद तक आए, समाजवाद होते हुए गांधीवाद तक आए। यानी उनका ध्रुवतारा उनके जीवन का क्रांति थी, आम आदमी था, अंतिम आदमी था। तो उसको कहां से क्या दिखेगा और कितनी आत्यंतिकता थी कि एक समय उन्होंने कहा कि मेरे समाजवाद में व्यक्तिगत आचार संहिता के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्रभावती जी तो गांधी जी के साथ थे। ये बात गांधी जी के साथ किसी ने कहा कि जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा है कि मेरे समाजवाद में व्यक्तिगत आचार संहिता के लिए कोई जगह नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि जयप्रकाश से कहना कि मेरा समाजवाद शुरू ही वहां से होता है। ये दो जिन महापुरुषों के बारे में हम लोग सोचते हैं, उनकी दो बातें मैं कह करके आगे बढ़ता हूँ। मित्र, गांधी ने सचमुच कोई नई बात नहीं। ये जब 1885 में औद्योगिक क्रांति हुई और विज्ञान की संतान तकनीक, ये दोनों जब आई यूरोप के देशों में, तो लोगों को बड़ी आशा बची थी। उससे एक शब्द चल पड़ा था वैज्ञानिकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, ग्रेट प्रॉमिस, एक महान वादा कि अब तो हम स्वर्ग इसी दुनिया में दे लेंगे लोगों को। स्वर्ग की कहानियां सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसी कीमिया हाथ लगी है कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ऊर्ध्वगामी होगा, और बड़ी आशाएं दिखाई गई। ग्रेट प्रॉमिस दिखाई है कि मनुष्य को अब गरीबी, बेरोजगारी, विषमता, अन्याय, शोषण, इसमें नहीं रहना पड़ेगा। मनुष्य तो मनुष्य जो है दिव्य बन सकता है, देवता बन सकता है, जीवन विद्या वालों के अनुसार। लेकिन थोड़े ही दिनों में जो क्रांति, विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग शुरू हुआ, निजी स्वार्थ में जो उसका उपयोग शुरू हुआ, मनुष्य के कल्याण में नहीं, मनुष्य के विकास में नहीं, बल्कि मनुष्य के विनाश की दिशा में जिस तरह से उसका प्रयोग होना शुरू हुआ, इससे दुनिया के मानववादी दार्शनिकों में एक सुगबुगाहट हुई, एक कौतूहल हुआ, एक हलचल हुई कि भाई ये दिशा जा कहाँ रही। तो टॉलस्टॉय, प्रिंस, रस्किन, ऐसे अनेक मानववादी दार्शनिकों ने जो है ये कहना शुरू किया कि तो गलत दिशा जा रही है विज्ञान और तकनीक। और गांधी का इन लोगों से संपर्क रहा, घूमे, बातें हुई। रस्किन की किताब तो इनके एक मित्र पोलक ने दिया जोहान्सबर्ग स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में कि पढ़िए इस किताब को, इससे कुछ आपको दिशा मिलेगी। उससे उनके मन में सर्वोदय की बात आई, जो है अनटू दिस लास्ट वाली किताब से। ये सब संपर्क जो उनका हुआ, उसी श्रेणी में जो है गांधी ने अपनी बात करनी शुरू की। मित्रों, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के जो परिणाम आने लग गए थे दुष्परिणाम के लिए, एडम स्मिथ ने बहुत सारी अच्छी बातें कही पूंजीवाद के बारे में भी, जैसा कल आपने एक बात कही थी आपने, तो बहुत सारी अच्छी बातें भी कही। और लेकिन जिस एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस के आधार पर एक पूंजीवाद साम्राज्यवाद की रचना हुई, उसमें दिशा उसकी भी बदली जो है। कुछ इसमें अच्छी बातें थी, कुछ बातें ऐसी थी जिसका अर्थ अनर्थ लगाया गया, और फिर उस दिशा में आगे बड़ी गाड़ी जो है। मार्क्स ने 1917 में जो है कोशिश किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा, जैसे एडम स्मिथ का आधार बनाया गया पूंजीवाद साम्राज्यवाद का, वेल्थ ऑफ नेशंस, वैसे ही ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का आधार बनाया गया साम्यवाद के। बहुत अच्छी बातें कही, श्रम की प्रतिष्ठा की बात कही, मजदूर के राज, किसानों के राज, जनता का राज, 3 नारे लगाए गए। तो सोवियत टू द पीपुल, सोवियत टू द पीजेंट, सोवियत टू द वर्कर। सर्वहारा की बात कही गई, यानी अंतिम आदमी की बात कही गई। सर्वहारा माने अंतिम आदमी गांधी का। यहाँ तक कि राज्य विहीन समाज रचना की बात कही, स्टेटस सोसाइटी की बात कही गई। लेकिन एक
कठिनाई कहाँ आई कि आर्थिक कुछ नया नहीं सूझा मार्क्स। तो आर्थिक रचना करीब करीब जो पूंजीवाद की थी वही उन्होंने ले लिया। बड़ी पूंजी चाहिए, बड़े कल कारखाने चाहिए, बड़े कल कारखाने के लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल से अधिक उत्पादन होगा कल कारखाने से, उसके लिए नया बाजार चाहिए, फिर बाजार चाहिए तो वायलेंस चाहिए, बाजार पर कब्जा करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आप तक पहुंचे। तो औद्योगिकरण जो उन्होंने ज्यों का त्यों ले लिया। अंतर क्या रह गया कि वहाँ निजीकरण हुआ और यहाँ राज्यीकरण हो गया, तो बहुत फर्क पड़ा नहीं। अब पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के आधार से साम्यवादी लक्ष्य की प्राप्ति तो यह असंभव तो हुआ नहीं। और दोनों में दो चीजें बहुत कॉमन थी। एक तो दोनों विचारों में, दोनों व्यवस्थाओं में औद्योगिकरण बहुत मूल थी। पूंजी मूल हो गई, औद्योगिकरण मूल हो गया। और दूसरा इसका परिणाम सहज ही होना था कि प्रकृति विनाश की दिशा में जो कच्चा माल तो प्रकृति से ही आएगा, तो कच्चा माल जो है वो प्रकृति से आया तो प्रकृति का विनाश दिशा में हुआ। भोगवाद इसमें बढ़ा, देहवाद इसमें बढ़ा, शरीर के लिए सब कुछ, दोनों में भ्रष्टाचार बढ़ा। ऐसा बढ़ेगा, केंद्रित होगा, दोनों में केंद्रीकरण था, दोनों में केंद्रीयता थी। अब जयप्रकाश जी को यही एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ये इंसेंटिव ऑफ गुडनेस क्या होगा, क्योंकि मार्क्स ने कहा कि जीवन का जो मूल है, जीवन की मूल प्रेरणा जो है वो धन है, यानी धन ही भौतिकता सब कुछ हुआ। तो ये सारा सवाल कभी जयप्रकाश जी के दिमाग में खड़ा हुआ कि भाई ये इंसेंटिव ऑफ गुडनेस क्या, रोटी होगा, धन होगा, पैसा होगा, इंसेंटिव ऑफ गुडनेस तो कुछ और बड़ी चीज होगी, जो कोई मानवीय मूल्य होगा, कोई जीवन की दिशा होगी। ये सारे प्रश्न जो है, दोनों में फिर अमर्यादित भोगवाद, औद्योगिकरण, कच्चे माल, प्रकृति का विनाश जिस तरह से कहा जाए, ये सारी चीजें जुड़ती गई और होते 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 जो है परिणाम सामने आने लग गया। और आज दो संकट मित्र बहुत जबरदस्त खड़े। मैं और संकटों की बात करूंगा क्योंकि गांधी कैसे प्रासंगिक है तो आपकी परिस्थिति देखे बिना हम नहीं देख सकेंगे। एक संकट ये खड़ा हुआ जिसको आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत बहुत नहीं है, कि विकास हम कर रहे हैं भौतिकता की दृष्टि से, औद्योगिकरण की दृष्टि से, तो उसमें प्रकृति पर विजय करने की बात, प्रकृति पर विजय करना है, मास्टरी ऑफ द नेचर। प्रकृति विज्ञान और तकनीक हाथ लग गया है तो प्रकृति पर विजय। और हमारे यहाँ प्रकृति के साथ एक सहजीवन का रिश्ता था, हम प्रकृति की गोद में हैं। तो एक प्रकृति पर विजय के चलते जो है इस कदर हमने अपने पर्यावरण का विनाश किया, प्रकृति के साथ क्या किया विकास के नाम पर, पहाड़ों को खोद डाला, जंगलों को काट डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गई, तेजाबी वर्षा हो रही है, धरती गर्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आए दिन तूफान है। ये समय की स्थिति सीख पाएंगे ना। और इतना सब कुछ भुगत रहा है सारा देश। आए दिन अखबार में आप देखते होंगे, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं बर्फ गिर गई। और आए दिन यानी यूरोप की बर्फबारी में 15 दिन तक ऊपर जहाज नहीं उड़ने दिया यूरोप के देशों में, अभी पिछले दिनों। और मित्रों, अब क्लाइमेट चेंज की बात वैज्ञानिकों द्वारा बात नहीं रह रही, अब तो हम लोग भुगत रहे हैं। मैं अभी गया से आ रहा हूँ मित्रों, गया में तापमान जो है 30 डिग्री पहुंच गया। गया में सबसे अधिक ठंड पड़ती है और सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। वहां का 30 डिग्री तापमान जो है, अब ये गया वालों को ये लग रहा है कि मई जून आते आते हमारा क्या होगा। दादा बहन उस दिन कहने लग गई कि इस साल की जाड़े में पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरी जितनी गिरनी चाहिए। बाड़मेर में बर्फ गिर रही है और हिमालय में जो है बर्फ नहीं गिर रही है।
जोधपुर जैसलमेर बाढ़ में बह रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सूखे से पीड़ित। क्यों? कच्छ बह रहा है। क्या कहेंगे इसको? अभी तो भुगत रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो दुनिया में पहला संकट मित्र ये खड़ा हुआ है कि इस जीवन शैली के लिए, इस विकास मॉडल के लिए कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ही नहीं बचने वाली है जहां हम खड़े। हर साल कई दिनों के दिन, शायद एक सप्ताह के लिए बैठते हैं दुनिया के वैज्ञानिक, दुनिया के पूंजीपति और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए, और कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बढ़ रहा है, जो ग्रीन गैस है इसका जो है उत्सर्जन, इसको कम कीजिए। इस जीवन शैली में सबसे अधिक तो अमेरिका उत्सर्जन कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली जो है, ये नेगोशिएबल नहीं है। हम तो जहाँ पहुंचे हैं वहां से हम नीचे नहीं आ सकते। आज जैसे लोग विकासशील देश और अविकसित देशों को सोचना चाहिए कि आप यहाँ तक मत रहिए, आप कम कीजिए। किसी की बात चल रही कौन कितना। तो पहला संकट दुनिया का मित्र ये खड़ा है कि पर्यावरण ऐसी जगह पहुंचा दिया है हम भोगवाद ने, अमर्यादित भोगवाद और औद्योगिकरण ने, कि आगे कोई भविष्य नहीं। दूसरा संकट जबरदस्त जो है ये है, शायद हमारा जी ने चर्चा की होगी अपने भाषण में। एडम स्मिथ ने उस किताब में एक जगह लिखा है कि सारी चीजें सब होंगी, बहुत सारी बातें कहने के बाद कहा है कि पूंजीवाद अपनी पूंजी के जहर से ही मरेगा। कुछ ऐसी विसंगतियां खड़ी होंगी जिससे ये समाप्त होगा। आज वो विसंगति करीब करीब खड़ी हो गई है कि आर्थिक मंदी जिस तरह की आई है, ये बेल आउट वगैरह दे करके जो है, जिनको लूटा है उन्हीं के पैसे से बड़ी बड़ी कंपनियों को बेल आउट वगैरह दिया जा रहा है। ये बेल आउट वगैरह दे करके इनको आप बैसाखी पर खड़ा कर लीजिए, लेकिन ये आर्थिक मंदी मित्रों पूंजीवाद साम्राज्यवाद की ताबूत में आखिरी किल साबित होने वाली। इससे निस्तारण नहीं है, ये व्यवस्था आकर खड़ी होगी। साम्यवाद 70-75 साल बीतते बीतते बिखर गया। रूस पूर्व था। आज का चीन मित्रों माओ का चीन नहीं है, आज का चीन अमेरिका के नक्शे कदम पर है। तो साम्यवाद जब बिखर गया तब पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को लगा कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, और हमारे असमेत के घोड़े की लगाम पकड़ने वाला कोई लोग इस दुनिया में नहीं है। साम्यवाद समाप्त हो गया है, लेकिन पूंजीवाद साम्राज्यवाद मित्रों अपने पुराने चेहरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत बदनाम हो चुका। तो वो नया नकाब लगा करके आया, बेनकाब हो चुका था। नया नकाब क्या है? वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और यूएनओ भी जो है ये उसी का पोषक है। यदि इराक पर सहमति नहीं बन पाई तो लात मार के अमेरिका को जो करना था इराक ने कर दिया। और ये तो वाहक हुए चार। स्लोगन क्या आया? ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, जागतिकीकरण, निजीकरण, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए। सुनील जी को आप जानते हैं, सुनील समाजवादी जन परिषद के साथ उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है कि वैश्वीकरण के जो शब्द हैं भूमंडलीकरण के, उन सारे शब्दों को उल्टे अर्थ में, शब्द बहुत अच्छे हैं और उनका अर्थ और व्यवहार बहुत घिनौना। मित्रों, जागतिकीकरण तो हमारे यहाँ था, वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो हमने लग लिया। हमारे वसुधैव कुटुंब में परिवार का मूल्य था, वसुधैव कुटुंबकम। जागतिकीकरण में बाजार का मूल्य। मित्रों, बाजार में सब कुछ बिकाऊ है, सबकी कीमत है। केवल वस्तुएं ही नहीं बिक रही है बाजार में, बाजार में शील बिक रहा है, शरीर बिक रहा है, विश्वास बिक रहा है, मित्रता बिक रही है, ये बच्चे बिक रहे हैं, औरतें बिक रही हैं। बाजार में सब कुछ बिकाऊ है, मूल्य किसी का नहीं है। परिवार में मूल्य था, बाजार में कीमत है। प्राइस और वैल्यू का अंतर जो हम करते हैं।
ये पारिवारिक मूल्य। तो ये दो संकट ये मैं आपके सामने रखा कि दोनों व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, तीसरी व्यवस्था क्या होगी दुनिया में। आज ये प्रश्न खड़ा है कि वैकल्पिक व्यवस्था दुनिया में क्या। दूसरी तरफ आर्थिक मंदी और पर्यावरण। अब तीसरी बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये कि मतलब दुनिया में बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई। फ्रांस की क्रांति से लेकर के आज तक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जमीन किसानों का राज, मजदूरों का राज, जनता का राज, मैत्री, समता, लोकतंत्र, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई दुनिया में, मानवीय उद्घोष, स्वर्णिम उद्घोष। लेकिन मित्रों इन बातों को जीने लायक कोई नया समाज आज तक नहीं बन पाया। ये बहुत जबरदस्त संकट है पूरी दुनिया का। ये बातें तो लोगों के कान तक पहुंच गई हैं, लेकिन आकांक्षा जगा दी गई इन बातों को कह करके, किताबें लिखकर, भाषण देकर, किताबें आकांक्षा जग गई लोगों की, लेकिन आकांक्षा पूर्ति की व्यवस्था नहीं बन पाई। नहीं, इस व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सबके लिए संभव है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो आकांक्षा जग गई, समाज में बदलाव नहीं हुआ। जिन दलित, शोषित, पीड़ित को दबा करके समाज में रखा गया था, उनकी अस्मिता जग गई, उनकी आकांक्षा जग गई और जीने का अवसर नहीं उनको मिला। समाज में बदलाव आया नहीं कि आकांक्षा के अनुसार वे जीवन यापन कर सके। तो समाज में चेंज नहीं आया तो रिवेंज का भाव पैदा, समाज में बदलाव नहीं आया तो बदले की भावना पैदा। तो महिला पूछ रही है, समता पर बड़ा भाषण देते हो और हम कब तक भूख अपने घर में बैठे रहेंगे, जो हम भी आएंगे। वो आदिवासी पूछ रहा है, वो हरिजन पूछ रहा है कि लोक मतलब बड़ा भाषण है, आजादी पर बड़ा भाषण है, हमारे इनसे क्या आजादी कहाँ है। तो माओवाद, नक्सलवाद, ये सब इसी की देन है। आकांक्षा जग जाए और आकांक्षा की पूर्ति की व्यवस्था नहीं बने तो समाज में शांति रहे नहीं। ये तीसरा संकट दुनिया का बहुत जबरदस्त खड़ा हुआ है। एक चौथा संकट दुनिया का बहुत जबरदस्त खड़ा हुआ है कि आदमी चांद पर पहुंच गया, लेकिन पड़ोसी के दिल तक कैसे पहुंचे। क्राइस्ट ने कहा था, लव दाई नेबर एज योर सेल्फ। आज यदि हम इराक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को प्यार न करे, ईरान, इराक को प्यार न करे, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम को प्यार न करे, तो आज हम अपने नेक्स्ट डोर नेबर को प्यार न करें। विज्ञान ने दुनिया को पड़ोसी बना दिया मित्रों। टाइम एंड स्पेस की दूरी खत्म हो गई, लेकिन पड़ोसीपन कैसे आए, ये संकट। पड़ोसीपन कैसे आए? पड़ोसीपन विज्ञान के वश का नहीं। विज्ञान ने टाइम एंड स्पेस की दूरी खत्म कर दी, दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया, लेकिन पड़ोसीपन, नेबरहुड पैदा करना, नेबर तो बन गई दुनिया, नेबरहुड कैसे पैदा हो, और नेबरहुड नहीं पैदा हुआ तो नेबर बनना बड़ा खतरनाक है। नजदीक आना बहुत खतरनाक है, लेकिन मैत्री नहीं, क्योंकि दूर दूर तो मैत्री और दुश्मनी दोनों नहीं, लेकिन नजदीक आ गए या तो दोस्त में दोस्ती या दुश्मनी। जेब काट लेगा जी, बगल से जेब काट लेगा, बगल से जेब काट लेगा, बगल से जेब काट लेगा। मैं मजाक में कहा करता हूँ कि भाई ये गाल और हाथ दूर दूर है तो कोई खतरा नहीं है, या तो चटप लगाने में एक होगा या तो प्यार से सहलाने में एक होगा। तो प्यार से सहलाए कि चपत लगाए, आज दुनिया की स्थिति बन गई है। ये मित्रों दुनिया का चौथा संकट। आदमी भीड़ में अकेला है। 3 रोग हैं, ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और फलाना ढिकाना, जो आज नए समान सब रोग आ रहे हैं, कैंसर, इसको छोड़ दीजिए। ये 3 रोग जो है ये भी इस व्यवस्था के देन है। 3 रोग भयंकर है। एक है एलियनेशन, अंग्रेजी में कहते हैं अकेलेपन का रोग, एलियनेशन। आदमी भीड़ में अकेला है,
हर जगह हर कहीं बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार है। आदमी तन्हाई में जी रहा है, अकेलेपन में जी रहा है। दूसरा रोग क्या है? नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही। गोली खाकर जो है सोने की नौबत आ रही है। दुनिया में विदेशों में बहुत है, अपने देश में भी करीब करीब की व्यवस्था आ रही है, तो उस व्यवस्था के परिणाम भी आ रहे हैं, अनिद्रा। और तीसरा अवसाद, डिप्रेशन। डिप्रेशन ये एक नए रोग है, ये इस व्यवस्था के रोग है, इस व्यवस्था की देन है। इसलिए कुछ और विज्ञान की दिशा क्या हो? विज्ञान स्पीड है मित्रों, दिशा नहीं है विज्ञान। स्पीड विज्ञान है, गति विज्ञान है। विज्ञान ने चांद तक पहुंचा दिया। दिशा का परिस्थिति आज ये है, जैसे एक मोटर में दो इंजन है, एक्सीलेटर है और स्टीयरिंग है। एक्सीलेटर दबाए हुए हम चले जा रहे हैं, स्टीयरिंग फेल है। ऐसी मोटर हमको गंतव्य पर तो नहीं ले जाएगी, खंडक में जरूर ले जाएगी। तो आज पूरी दुनिया स्पीड में है, गति में। दिशा क्या? गति के साथ दिशा नहीं हो तो गति बहुत खतरनाक बन जाती है। सिन्हा जी ने कहा इसलिए कि भाई आध्यात्म और विज्ञान, आध्यात्म स्टीयरिंग और विज्ञान जो है वो एक्सीलेटर, ये जुड़ाव जरूरत है आज दुनिया में। मित्रों, इस नई व्यवस्था के कुछ नए मापदंड भी आ गए हैं। तरक्की के बाद हम विकास कर रहे हैं। ये केवल विकास को समझने के लिए, कल सुधाकर जी ने कहा कि कारों में चॉइस करने का मौका मिल गया। इतनी कारें आ गई हैं कि कारों में चॉइस करने का मौका मिल गया। तो चॉइस में कार का मौका किसको मिला है? कितने % को मिला है? आए हैं, बहुत सुविधाएं आई। ये जो आज कल बताया होगा आपने कि जो यूरोप में जो है वॉलमार्ट जो शुरू हुआ, मैड्रिड से जो है स्पेन की राजधानी से जो आग शुरू हुई, पूरे यूरोप में जो फैल गई, यही सवाल है वहां कि 1% की मौत और 99% की मौत यह असहनीय है। यही प्रश्न खड़ा है। 99% की कीमत पर जो है 1% की अयाशी जो है ये बर्दाश्त से बाहर है। ये इस व्यवस्था की चीज। तो मैंने आपसे कुछ निवेदन किया कि ऐसी परिस्थिति आज खड़ी हो गई है। कल आपने जिक्र किया था अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट की। उसने अपनी रिपोर्ट में एक बात और लिखा है, आगे उसकी चर्चा कम हो पाती है। ये 20% 9 से लेकर 20% वाली बात तो उसने लिखी है। एक बात और आगे उसने कहा है, 9 से 20 रुपया। हाँ, 9 से 20 रुपया, माफ करना, 9 से 20 रुपये की बात। 9, 12, 15 और 20 4 हिस्सों में उन्होंने बांटा है लोगों को। 75% की आबादी जो है वो रुपया आमदनी जो है 20 रुपये है। एक बात उसने आगे और कही कि यदि वंचित समूह के साथ न्याय नहीं किया गया तो इन्हें माओवादी नक्सलवादी बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये कुछ आज दुनिया कहाँ खड़ी है, ये मैंने आपसे कहा। थोड़ा मैं अपने देश की बात आपसे कर रही हूँ। ये तो वर्ल्ड सिचुएशन क्या है, ये ग्लोबल परिस्थिति आज की जो है, जो ग्लोबल क्राइसिस आज खड़ा हुई है दुनिया में। क्या मजबूरी थी युवानों की गांधी का जन्मदिन जो है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की? क्या मजबूरी रही होगी? राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, ईसा का नहीं, मोहम्मद का नहीं, ये गांधी का जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में दुनिया की इतनी बड़ी पंचायत ने प्रस्ताव क्यों किया? क्या उसकी मजबूरी थी? और यूरोपीय संसद ने कहा, अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया कि भैया दिन मनाने से बात नहीं बनने वाली है, साल मनाने की बात सोचिए। साल मनाई, क्या हो गया? क्या मजबूरी रही? मित्रों, जिस बुनियाद पर वे खड़े हैं
वो बुनियाद हिल रही है, उस बुनियाद पर भरोसा नहीं है। और क्यों हो भरोसा? याद कीजिए 26/11, जब उन्हीं का जहाज और उनका जो दो मुकुट थे, एक मुकुट था आर्थिक विश्व व्यापार सेंटर और एक था उनके रक्षा का सेंटर कि हम महान है, पेंटागन, दोनों मिनटों में धराशायी हो गया। क्या करें? दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति इस व्यवस्था के, इस मॉडल का जो सिरमौर, उसके एक शक्ति केंद्र पेंटागन और समृद्धि केंद्र विश्व व्यापार केंद्र, दोनों मिनटों में धराशायी। एक दिन बुश साहब कहाँ छिपे हैं यही नहीं पता चला कि है कहाँ। तो इस व्यवस्था का जो सिरमौर है, इसकी हालत यह है, तो क्यों न हिले? बुनियाद तो हिल रही है। अब नई बुनियाद क्या हो, इसकी खोज, उस नई बुनियाद की खोज पर गांधी का जन्मदिन जो है विश्व अहिंसा के दिवस से उसमें मनाने की आवश्यकता है। तो गांधी केवल भारत के बारे में नहीं सोचा था। हिंद स्वराज में जो कुछ गांधी ने लिखा, जिसके बारे में कल हमारे मित्रों ने बहुत कहा जो है हिंद स्वराज के बारे में, कि क्या करें, हम लोग तो चिपके हुए हैं उससे जो है, क्योंकि वही हमको आज तारक दिख रहा है आगे के लिए। हिंद स्वराज में इस ग्लोबल क्राइसिस का विश्लेषण तो किया गांधी ने, लेकिन मित्रों जिस आदमी ने, और उसका रेमेडी भी बताया, जिस आदमी ने ये कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज, वो केवल किताब में लिख करके समाधान पाने वाला आदमी नहीं। उसको था कि अंग्रेज यहाँ से जाए और भारत में हमें जो कुछ हमने हिंद स्वराज में लिखा है उसका प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो और हम प्रैक्टिकल करके बता सके दुनिया को कि भाई देखो, हमने हिंद स्वराज से दुनिया भर में बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन केवल चर्चा ही नहीं और हिंदी थ्योरी में नहीं, हमने उसका व्यवहारिक स्वरूप प्रकट करने की कोशिश की है। तुम अपनी परिस्थिति में आवश्यक संशोधन परिवर्तन करके जैसा चाहो वैसा अपना समाज बनाओ, इससे शायद कोई दिशा मिल जाए। मित्रों, दुर्भाग्यवश यही बात गांधी के साथियों की समझ में नहीं। गांधी के साथियों को लगा गांधी के लिए अंग्रेजों का जाना भारत में हिंद स्वराज्य के प्रयोग का अवसर प्राप्त करना था और गांधी के साथियों में अंग्रेजों का जाना सत्ता हाथ में लेने का मौका था। ये दो बुनियादी भेद हम लोगों को। दुर्भाग्यवश गांधी जिंदा कितने दिन रहा आजादी के बाद? 5 महीने 15 दिन। और 5 महीने 15 दिन भी जो है नवाखाली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली, जो सांप्रदायिक आग लगी तो उसको बुझाने में लगा। दिल्ली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मालूम। मित्रों, जवाहरलाल जी की नियत पर मुझे शक नहीं होती है, माफ करिएगा, मुझे उनकी आस्था पर शक होती है। जिस आदमी ने आनंद भवन में जन्म लिया, उनके बाद की कमाई लाखों की उस जमाने की रोज थी, जो है हैरो हाई स्कूल इंग्लैंड से जो है हाई स्कूल की शिक्षा पास किया। कहावत कही जाती है कि उनका कपड़ा धुलने के लिए पेरिस जाता था। जाता हो न जाता हो, जाता होगा ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन उनकी जीवन शैली के बारे में बात तो उससे पता चलता है। उनके मन में था कि गांधी ये चरखे करके की बात कह करके कुछ आदिम युग में ले जा रहा है देश को, हमको तो लंदन, वाशिंगटन, मॉस्को बनाना है, इसलिए भारत को उसी दिशा में जाना। ये बुनियादी थे। तो आजादी की लड़ाई का जो सेनापति था वो आजाद भारत के निर्माण के प्रश्न पर निकम्मा करार कर दिए थे, किनारे कर दिया थे। और 3 मॉडल थे उस समय निर्माण विकास की भारत। पहला मॉडल तो अमेरिका का था, बड़ा आकर्षण था। दूसरा उसमें रूस का बड़ा आकर्षण था। और तीसरा मॉडल निर्माण विकास का मित्रों देशज हो सकता था, जिसकी बात गांधी ने कही, सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य रहा, शायद देश में भी प्रयोग हुआ होता तो आज दुनिया को कोई नई दिशा मिलती, भारत तो शायद उससे बचता, दुनिया को भी नई दिशा मिलती। लेकिन वो तो नियति है, इतिहास का नहीं मंजूर था वो। अब
तो हुआ क्या, वो गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं एक जगह, पाठक और संपादक है ना, तो प्रश्न करता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद आप कैसे चलाएंगे राज। तो जवाब देते हैं कि राज कैसे चलाएंगे, सारी व्यवस्था तो बनी ही हुई है, अंग्रेजों ने जो बनाई है, हम चलाएंगे इस व्यवस्था को। अच्छा, जवाब दे रहे हैं, अच्छा बाघ नहीं चाहिए, बाघ का स्वभाव चाहिए, यानी आपको सारी व्यवस्था वही चाहिए, केवल अंग्रेज नहीं चाहिए। मैं सुनी हुई बात कर रहा हूं, पढ़ा नहीं है। किसी ने पूछा गांधी जी से कि आप में और जवाहरलाल जी में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि अंग्रेज भले ही रह जाए यहाँ, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ से चली जानी चाहिए। और जवाहर सोचता है कि अंग्रेज निश्चित चले जाए, अंग्रेजियत भले ही यहाँ रह जाए। तो अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत रह गई। मित्र, पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने जो छोड़ी हुई थी अंग्रेजों की, वही चलाना शुरू किया। आज भी शिक्षा कुल मिलाकर के मैकाले वाली ही कमोबेश है शक्ति संबंध के साथ, जिसमें न जीवन है न जीविका है। कम पढ़ा तो काम छोड़ा, ढेर पढ़ा तो गांव छोड़ा, और ढेर पढ़ लिया तो विदेश चले। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आज भी पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों के बनाए हुए कानून कायदे, वही हाकिमगिरी का मानस। अंग्रेजों की हुकूमत चलाते थे तो हाकिमगिरी का मानस, अंग्रेज चले गए, हुकूमत चली गई, हाकिमगिरी का मानस बरकरार है। कोई कानून ऐसा बना होता कि हाकिमगिरी का मानस भी खत्म होता। पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं पेपर कागज में, व्यवहार में जनता के मालिक। आज भी वही मालिकाना तेवर है। मैं कभी कभी गांव में कहता हूं, हमारे यहाँ जो मुखिया कहे जाते हैं बिहार में, हमारे यहाँ प्रधान कहे जाते हैं। नहीं, प्रधान जो वीडियो साहब मिलते हैं तो कौन किसको नमस्ते काले करता है? तो लोग कहते हैं कि प्रधान जी ही करते हैं वीडियो को। कौन मालिक है, कौन नौकर है? प्रधान जी मालिक है, वो नौकर है। मालिक नौकर को सलाम कर रहा है, कैसी लोग सही नहीं रह रहे। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी हमारी आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई कानून। जुडिशियरी को मैं देखता हूँ, अभी तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुधार किया जा रहा है अंग्रेजों के बनाए हुए कानून। 1894 के कानून में जो अंग्रेजों ने बनाया था, सुधार हो रहा है उसमें। शर्म नहीं आ रही है उस कानून को रखा ही क्यों? कभी कई बार एसोसिएशन में मित्र लोग खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, तो मैं वकील दोस्तों से पूछता हूँ कि भैया सारे कानून कायदे आज की ज्यों के त्यों, इस काली कोड का रंग बदल जाए तो क्या आप बताने वाले? यानी गुलामी की ऐसी हद तक विरासत जो है, ये काली कोट का रंग, अरे वो तो ठंडे मुल्क से आए तो सूर्य की रोशनी चाहिए था तो काला कपड़ा पहनते थे। अभी भी आप जो है माइलार्ड, अभी वो मीलॉर्ड है जो है, यानी आज भी जो है आप मई जून के महीने में पसीने से तरबतर हो रहे हैं। काला कोट काला गाउन क्यों जताए हुए हैं? काला कपड़ा जो है नुकसानदेह है गर्मी में। ये विरासत में धोई जा रही है। मित्रों, हमारी पंचवर्षीय योजना जो है रूस के मॉडल पर, हमारी सामुदायिक विकास योजना जो है अमेरिका के मॉडल पर। अभी 2 साल पहले चीन गए प्रधानमंत्री जी, वहां से चेंज लेकर के आए। भारत के निर्माण विकास में भारत का क्या? मित्रों, मैं बराबर कहा करता हूँ कि नागपुर का सेव हिमाचल में नहीं होगा, हिमाचल का संतरा नागपुर में नहीं होगा, हिमाचल का सेव नागपुर में नहीं होगा। तो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन का मॉडल भारत में कैसे चलेगा? गांधी ने कहा था कि हम खूब मंडूक नहीं रहना चाहते, हम अपनी खिड़की दरवाजे खोले रखेंगे, लेकिन बुनियाद हमारी अपनी होगी। तो बुनियाद ही हमारी खिसक गई, बुनियाद ही छूट गई है। आज ये पर्यावरण की संकट की बात कही जाती है, हम तो बुनियाद देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या बुनियाद थी कि पर्यावरण तो हमारे जीवन में डाल दिया गया था, रोजमर्रा की जीवन पद्धति में। गांव का कोई स्त्री पुरुष नहा धो करके पवित्र भावना से एक लोटा जल जो है पीपल और नीम के पेड़ पर डालता है, तो नहीं जानता कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और ऑक्सीजन क्या है। हमारी जन्म देने वाली माँ तो थी, पंचमाताएं थी। धरती भी हमारी माँ, गंगा नदी भी हमारी माँ, तुलसी का पौधा भी हमारी माँ, गाय पशु भी हमारी माँ।
यही पर्यावरण था। यहाँ चांद की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, पवन देवता है यहाँ। क्या चाहिए? क्षमा करेंगे, दो महापुरुषों ने बहुत अनर्थ किया है। बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। विनोबा ने तो मार्क्स को महामुनि मार्क्स कहा। एक ने कह दिया कि धन मानव जीवन की मूल प्रेरणा है, और फ्रायड ने कह दिया सेक्स मानव जीवन की मूल प्रेरणा है, और सेक्स और मनी, धन और काम का इस कदर वायलेंस दोनों से निकलने वाला है, वो निकला ही हुआ है। मित्रों, हमारे यहाँ चाहिए, पीढ़ियां चलानी है तो सेक्स भी चाहिए, रोटी चाहिए तो धन भी चाहिए, लेकिन दोनों के लिए एक तीसरी मर्यादा था धर्म। और जब धर्म के मर्यादा में होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कितनी सुंदर व्यवस्था। धर्म की मर्यादा टूट गई है मित्रों। भोग 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 भोगो, जो कुछ है तुम्हारे लिए भोग। और इस भोग ने हमको कहाँ पहुंचा दिया कि हम मनुष्य है कि नहीं, यही समझ में नहीं आता है। कहाँ भोग को पहुंचा दिया। भोग चाहिए मित्रों, लेकिन यहाँ तो भोग से पहले दान था। हलवाई के दुकान से लड्डू खरीद के खा लेते हैं तो लड्डू है, अकेले खा लेते हैं। और लड्डू को त्याग कर दिया, हनुमान जी को चढ़ा दिया तो लड्डू नहीं रह गया, वो प्रसाद बन गया। लड्डू अकेले खाया जाता है, प्रसाद बांट के खाया जाता है। ये हम बुनियाद ही छोड़ दी है, बुनियाद छूट गई है। अब मित्रों, गांधी ने कहा क्या? गांधी की बात जो आप कह रहे हैं, क्या है गांधी? क्या किया गांधी ने? गांधी ने क्रांतियों के इतिहास में क्या क्या नया जोड़ा है, जरा हम पहले उसको देख लें तो बात समझने में आसान हो जाएगी। मित्रों, पहली बात, गांधी दुनिया की क्रांतियों पे अब तक जो कुछ हुआ, पहली बात उसने जोड़ी साध्य साधन विवेक। फ्रांस की क्रांति मित्रों आज की बहुत आसान क्रांति नहीं थी। फ्रांस की हिंसा बड़ी क्रूर हिंसा थी, क्योंकि हिंसक है, हथियार इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं बने थे जितने आज बन गए हैं। तो वहां तो गांव गांव सामंतों को, जमींदारों को बड़े बड़े कड़ाहे में चढ़ा करके जो है पकाया जाता था। असरिया को खाता, खेलना, बिखेरना, ये सारा होता था। इतनी क्रूर हिंसा किसके लिए? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की। रूस में भी जारशाही के खिलाफ जिस तरह से जो कुछ हुआ, किसके लिए? किसानों का राज, मजदूरों का राज, जनता के राज। शायद किसी की कविता है, मुझे याद नहीं आया। सुख शांति खड्ग पर नहीं, फूल पर चढ़ते हैं। आदमी देह से नहीं, नेह से जीता है। बम्बों से नहीं, बोल से वज्र पिघलते। तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार प्यार लेकर देखो। सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर। तो साध्य साधन कीजिए। यदि शांति चाहिए मित्रों, शांति खड्ग पर नहीं चढ़ेगा, फूल पर चढ़ेगा। मुझे याद आती है बात, अमेरिका में बहुत साले की बात है, वहाँ अनिवार्य फौजी भर्ती की बात चल रही थी। तो और ये हुआ कि भाई फौजी भर्ती तो होनी है, तो उसके लिए जो है बंदूक की बात कुछ चल रही थी। तो वहाँ के नौजवानों ने कहा कि यदि बंदूक आएगी तो हम उनकी बंदूक की नोक में मुस्कुराते हुए फूल खोसेंगे उनकी। ये भी प्रक्रिया है। तो साध्य साधन विवेक, साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छा होना चाहिए। ये दुनिया की क्रांतियों में एक नई बात गांधी ने जोड़ी। और उन्होंने कहा कि यदि समुद्र पार करना है तो बैलगाड़ी से नहीं पार हो, उसके लिए तो जहाज ही चाहिए। ये है साध्य साधन का। आम बोल करके तो बबूल नहीं खाएगा, बबूल बोल के तो आम नहीं खाएगा। तो पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या जोड़ी, दुनिया में जो क्रांतियां हुई आमतौर पर पश्चिम में सामाजिक क्रांतियां ज्यादा हुई। व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के चित्तशुद्धि की, व्यक्ति की नैतिकता का, व्यक्ति की संस्कृति का,
व्यक्ति के विकास का कम ध्यान, समाज पर ज्यादा ध्यान, समाज क्रांति। और जैसा मैंने कहा, जयप्रकाश जी ने कहा था, व्यक्तिगत आचार संहिता के लिए कोई जगह नहीं है समाजवादी। तो व्यक्तिगत आचार संहिता के लिए कोई प्रश्न नहीं था। समाज निर्माण करो, मनुष्य बन जाएगा। तो वहां स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के स्लोगन से जो क्रांति हुई, उसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट ही निकला मित्रों। नेपोलियन बोनापार्ट तानाशाह था। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा नहीं मिलेगा। सोने के कटोरी में दूध भात खा सकते हैं, लेकिन वो तोता जो है पिंजरे का बनेगा, वो आजाद का पिक्चर नहीं बनेगा। मुक्त विहार नहीं कर सकेगा आकाश। ये तानाशाही की परिस्थिति। तो और हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ व्यक्तिगत मोक्ष पर बहुत जोर हुआ। व्यक्तिगत मोक्ष, समाज की चिंता नहीं। हमारे यहाँ बातें कही गई थी ठीक ढंग से, लेकिन ठीक ढंग से लिया नहीं गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 5 शाश्वत मूल्य माने गए थे भारत की संस्कृति। लेकिन यहाँ जो इन 5 की साधना करना शुरू किया तो समाज विमुख हो गया, व्यक्तिगत मोक्ष के विषय मान लिए गए। स्वामी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, स्त्री का मुंह नहीं देखते। स्त्री का मुंह ही नहीं देखते तो बाल ब्रह्मचारी की कसौटी क्या? कंधे से कंधा मिलाकर समाज में काम करें, फिर भी हमारे ब्रह्मचर्य का पालन रखते, तब तो कसौटी है। स्वामी जी पैसा हाथ से छूते नहीं है। स्वामी जी पैसा हाथ से छूते नहीं। स्वामी जी को सब चाहिए, अधिक से अधिक चीजें चाहिए। पैसा वाला दूसरा रहेगा साथ में, बगल में। पैसा हाथ से छूते नहीं, बाजार में व्यवहार करते नहीं, समाज में रहते नहीं। तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत मोक्ष ने मित्रों मठ मंदिर तक पहुंचा दिया और उनकी समाज क्रांति तानाशाही तक पहुंचा। गांधी ने इस दोनों को जोड़ा। ये दूसरी देन गांधी। व्यक्तिगत चित्त शुद्धि और समाज क्रांति दोनों एक सिक्के के 2 बाजू, ये गांधी ने कहा। और उन्होंने दोनों के लिए 2 चीजें दिया, 2 बातें ध्यान में रखें। व्यक्तिगत चित्त शुद्धि के लिए एकादश व्रत, ये गांधी की बड़ी देन है। यानी क्रांति में एकादश व्रत जो है, जिसको हम लोग पाठ करते हैं, आप सब जानते होंगे, इसमें कुछ अलग करना नहीं है। तो व्यक्तिगत चित्त शुद्धि के लिए एकादश व्रत और सत्याग्रह के लिए माफ करेंगे, समाज क्रांति के लिए सत्याग्रह। एक 2 हथियार दिए, व्यक्तिगत चित्त शुद्धि के लिए, समाज क्रांति के लिए। और दोनों हथियारों का जो है बहुत से 3 चीजें उनकी मुख्य, 2 के अलावा साध्य साधन विवेक, व्यक्तिगत चित्त शुद्धि और समाज क्रांति एक ही सिक्के के 2 बाजू। और तीसरी एकादश व्रत, चौथा रचनात्मक कार्यक्रम और 5वां सत्याग्रह। फिर विकेंद्रीकरण वगैरह ये सब जो है आएगा, लेकिन ये जो है, और उनके सारी में समाज का अंतिम आदमी, ये है कुल मिलाकर के। अब उन्होंने देखिए जरा जो संकट हम लोगों ने देखा था, ये भी एक संकट की बात मैंने आपसे नहीं कहा था कि आणविक हथियार भी एक संकट खड़ा हो गए हैं कि आणविक हथियारों का विकल्प क्या होगा। क्योंकि आणविक हथियार माने विनाश। ये 5 की बात कही थी, मुझे बोल रहा था, 4 की बात मैंने कहा कि वैकल्पिक है। आणविक हथियारों ने मित्रों हिंसा को आउटडेटेड कर दिया। वो युद्ध के हथियार नहीं है, विनाश के हथियार। आइंस्टीन से किसी ने पूछा तीसरा महायुद्ध कैसा होगा, उसने कहा तीसरा कैसे नहीं मालूम, चौथा बता सकता हूँ। उसने कहा चौथा जो है नाखून और दांतों का होगा, तीसरे में सब कुछ समाप्त। तो ये क्या होगा? तो गांधी ने हिंसा का जो, जहाँ हिंसा आउटडेटेड हो चुकी, विकल्प अहिंसा की बात। गांधी ने जो दूसरा संकट की आकांक्षाएं जग गई, नया समाज नहीं बना, सर्वोदय समाज की बात। गांधी ने तीसरे संकट की बात कही कि परिवार व्यवस्था बनी। पूंजी और धन मूल प्रेरणा नहीं है, कुछ मानवीय उदात्त मूल्य मूल प्रेरणा। गांधी ने तो कहा है मित्रों कि पूंजी, यदि व्यक्ति के पसीने से पूंजी नहीं निकलेगी, व्यक्ति के पसीने से पूंजी नहीं निकलेगी,
तो वो पूंजी जो है वो शैतान बन जाएगी। पूंजी से पूंजी बनाई जाएगी तो समाज का अस्तित्व ही। तो आज पूंजी से पूंजी बनाई जा रही है। यह हमने 9:30 से शुरू किया है। 1 घंटा तो कम से कम दीजिए और कहिए तो हम रोक देंगे, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं देंगे इतने ध्यान विषय के लिए तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो 100 घंटा हुआ है तो हम रोक देंगे, क्योंकि हम 1 घंटा तो मान के चले थे, 1 घंटा तो कम से कम आप लोग देंगे। जैसा कहिए हम चलाएं। 15 हम 1 घंटा माने, 1 घंटे पूरा करें। तो ये तो कुछ देन है गांधी की, दुनिया के समाज क्रांतियों के संदर्भ में क्या देन है और आज के संकट की क्या दिशा है। अब गांधी ने सर्वोदय समाज की बात कही, गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही, और विनोबा जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की बात कही, लोहिया ने चौखंबा राज की बात कही। हम मानते हैं कि ये करीब करीब कमोबेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक ही अवधारणा है। लोहिया, जयप्रकाश, विनोबा, गांधी, इन सबकी अवधारणा एक ही, मूल अवधारणा। क्योंकि मूल इसलिए गांधी है, इन चारों के चिंतन में मूल गांधी है, इसलिए मूल प्रेरणा हुई। अब हो सकता है कल पंकज जी ने कहा था कि गांधी की कल्पना का ग्राम स्वराज हम कहें तो शायद आज वो भी बड़ा भयावह लगेगा लोगों को। मित्रों, गांधी और जवाहरलाल जी के पत्र व्यवहार हुआ 1945 में, समय नहीं है वरना मैं आपको पढ़ के सुना देता। तो पत्र व्यवहार समझने लायक है। गांधी ने कहा है कि शायद रेल भी रहेगी और डॉक्टर भी रहेगा। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, कैसा गांव होगा उस गांव के बारे में गांधी जी ने चित्र खींचा है। उस चित्र को रखा जा सकता था, लेकिन समय अभाव नहीं है, मैं उसको नहीं रखने जा रहा। लेकिन शायद वो है विज्ञान भी होगा और तकनीक भी होगा, और शायद बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होगा, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, समाजोपयोगी तो होगा ही, लेकिन बहुत संवेदनशील होगा। जैसा पहला राज्य समाज कैसा बनाना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीक तो हमें चाहिए, भरपूर चाहिए। और गांधी को तो तब उसने कहा था, आज से कम 50 साल पहले कहा होगा, ज्यादा कहा होगा, 60 साल तो गए हो गया, कि हमारे चरखे में कोई सुधार कर दे तो हम उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। यानी उस जमाने में 1 लाख की कितनी कीमत रही होगी। तो मित्रों, हमको तकनीक तो चाहिए। अब मैं एक उदाहरण दे लेता हूँ, समय तो जाएगा। हमें सोचते थे कि ऐसी तकनीक आती, मेरे मन में बराबर ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे हल में 2 पहिया लगा दिया गया होता, हल पहिए में बाल बेरिंग लगा दी गई होती, उस पर बैठने की सीट बना दी गई होती, ऊपर छतरी लगा दी गई होती, और पढ़ा लिखा किसान का बेटा खाद से बैल जोत करके जो है अपना खेत जोत करके चला आता। तो हमारे हाल में सुधार करने के बजाय हमको दे दिया गया ट्रैक्टर, जो न भूसा खाता है, न गोबर देता है, पीता है तेल, अपने देश में होता नहीं। मित्रों, क्या था भारत की संस्कृति। हमारे लिए एक ही पौधे में दोनों को मिलता था भोजन, क्योंकि पशु और मनुष्य दोनों खेत में काम करते थे। तो एक ही पौधे में पशु के लिए भी भोजन और मनुष्य के लिए भी भोजन। और फिर धरती माँ कहती थी कि तुम जो खा पी रहे हो, खाओ के पुष्ट हो, अपना मन में तो हमको दो, हमारा भोजन। ये साइकिल तोड़ दिया इस टेक्नोलॉजी। हम तो चाहते हैं टेक्नोलॉजी, कैसी टेक्नोलॉजी होती थी, लेकिन नहीं हो पाई। मित्रों, शायद गांधी का ग्राम स्वराज न हो माने शब्द शायद न हो, शायद आज का गांव भी न हो, आज के नगर भी न हो। आज के नगर भी जो है कंक्रीट के जंगल है, सीमेंट कंक्रीट के। आज के नगर भी रहने लायक नहीं है। वहां पे ऐसा मैंने कहा एलियनेशन नहीं है, भीड़ में अकेला है आदमी। और शायद आज का गांव भी नहीं होगा, जिस गांव की बात हम जिस गांव में देख रहे हैं आज का गांव भी नहीं होगा, आज का नगर भी नहीं होगा। शायद कोई कम्युनिटेरियन सोसाइटी बने आगे, कोई सामुदायिक नागरिक समाज बने, और जिसमें एक उन्नत जीवन होगा, उन्नत मूल्य होंगे। विज्ञान की उपयोगिता मनुष्य के जीवन मूल्य को ऊंचा उठाने में होगी। विज्ञान की उपयोगिता मनुष्य के
आध्यात्मिक शोध में होगी, विज्ञान की उपयोगिता मानव मूल्यों में होगी, विज्ञान की उपयोगिता हर मनुष्य को स्वस्थ बनाने में होगी। अभाव नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, अभाव, अन्याय, अज्ञान नहीं होगा। विज्ञान का उपयोग इसमें होगा, विज्ञान का उपयोग इसमें होगा हर मनुष्य मनुष्य के नाते जी सके। आज से मित्रों, जिस तरह से विज्ञान का उपयोग किया है, आदमी बौना हो गया है। वस्तुएं आई समाज में, मनुष्य कहाँ गया? जो विकास है और जो वस्तुएं मनुष्य के लिए आई, तो मनुष्य को ही खा गई, मनुष्य ही नहीं रह गया, मनुष्य तो बौना हो गया। मनुष्यता कहाँ रह गई? विज्ञान का काम ये नहीं है मनुष्यता को उभारना। जिस डॉक्टर ने साइंस की इतनी बड़ी जानकारी प्राप्त किया, तो डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पर लिखा करके मरीज का पेट फाड़ के बार्गेनिंग कर रहा है। यही इंसानियत है। भगवान, डॉक्टर तो भगवान माना जा रहा था। निठारी कांड जो हुआ नोएडा का, तो इंसानियत है। जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले सारे लोग हो रहे हैं, घोटालों का देश बन गया है, ये इंसानियत है। जिस तरह से जो है ये दिल्ली के सड़कों पर जो है रात में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है, यही इंसानियत है, यही सभ्यता है, यही सिखाया गया है, यही विकास है। कहाँ इंसान है? और मित्रों, मैं तो क्या बताऊं, चरित्र में और चिंतन में तो गिरावट है ही। मैं तो चेहरे में भी गिरावट देख रहा हूं इंसान की। यानी कोई लंबा चौड़ा आदमी स्त्री दिखता ही नहीं है। यूनिवर्सिटियों अगर मैं जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, बौने बौने छोटे छोटे जो है लड़के लड़कियां दिखते हैं, लगता है कि विकास उनका कहाँ हो रहा है, रुक गया विकास। तो चरित्र और चिंतन का विकास तो रुक ही गया, चेहरे का विकास भी रुक गया, आदमी तो बौना हो रहा है। शायद मिलिट्री और पुलिस वालों को जो है ऊंचाई गिरानी पड़ेगी, नीचे कम करना पड़ेगा। देखने में लगता है लड़की 8वीं 9वीं में पढ़ती होगी, जो है मालूम होता है वो तो पीएचडी कर रही है। तो विकास ही रुक गया, चिंतन और मूल्यों का विकास रुक गया, हमारे जीवन का विकास रुक गया। मित्रों, ये कुल मिलाकर के संकट आज यहाँ खड़ा हो गया है। यहाँ मनुष्य को एक नया समाज बनाने का, नया मनुष्य बनाने की परिस्थिति। और मैं 2 मिनट मेरी घड़ी में है, 10:30 बजे मैं एक ब्रैंडन वेरी नाम का एक है, आर्थिक भी है, अर्थशास्त्री भी है, विचारक भी है और दार्शनिक भी है। ये अमेरिका का है। उसने आज के ग्लोबलाइजेशन पर एक बड़ा सा लेख लिखा। रिसर्जेंस नाम की एक पत्रिका हमारे मित्र निकालते हैं, सतीश कुमार, लंदन से, इंग्लैंड से। वो उस पत्रिका में एक लेख आया। लेख बहुत लंबा चौड़ा लेख है, हम इस लेख की चर्चा नहीं करेंगे। उस लेख में जो कुछ मैंने आपसे कहा है और जो कुछ ग्लोबलाइजेशन वगैरह के चलते हुआ है, उसका बड़ा विशद वर्णन किया है। आखिर दिया है, शीर्षक है, उप शीर्षक दिया है, तो जनता अपने को कैसे बचाए। तो जनता अपने को कैसे बचाए, ये तो सारा हो गया कि दुष्चक्र जो है दुनिया में छा गया, घेर लिया है आदमी को, बात की चकप तीनों। बचे कैसे आदमी? 16 पॉइंट दिया है मित्रों। उसके नीचे महात्मा गांधी लिख दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो गांधी के ग्राम स्वराज को समझने के लिए जरा उसके 16 पॉइंट जो है, 3 मिनट मेरी घड़ी में है, मैं बढ़ के पूरा करता हूँ। इसका शीर्षक है इसके लेख का, ग्लोबल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन। ग्लोबल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन। हमने हिंदी अनुवाद आपसे हम रखूंगा। तो जनता अपने को कैसे बचाए। एक, स्वावलंबी अकेंद्रित अर्थव्यवस्था विकसित करे। स्वावलंबी अकेंद्रित अर्थव्यवस्था विकसित करे। दूसरा, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच की दूरी कम से कम हो। चीन का बाजार में हमारे सामान नहीं बिकेगा। उपभोक्ता उत्पादक के बीच की दूरी कम से कम हो। तीसरा, स्थानीय समाज को दृष्टिगत रखकर स्थानीय उत्पादन की प्रवृत्ति विकसित हो। चौथा, किसान व ग्रामीण समुदाय के धंधों और पड़ोस शहरों कस्बों के उपभोक्ताओं के बीच परस्पर हित पोषण हो। आज तो शोषण पर टिका है सारा। पांचवा, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खुशहाली, स्वच्छता, स्वास्थ्य
को ध्यान में रख करके उपयोग किया जाए। छठा, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था दो सरल सीधे सिद्धांतों पर आधारित होगी, स्वावलंबन और पड़ोसी धर्म। सातवां, अर्थात परस्परावलंबन। सातवां, बजाय आज के शोषणकारी व्यापार के एक दूसरे की मेहनत का उचित मुआवजा लेना देना अपने आप में एक न्यायपूर्ण प्रवृत्ति है। आठवां, आवश्यकता की हर वस्तु का स्थानीय उत्पादन शायद संभव न भी हो, लेकिन पड़ोस एक समाज है, उस दायरे के सभी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें, अपने समान हितों की रक्षा करें, यही जीवन का नियम है। नवा, पड़ोसी समाज ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं करेगा जिन्हें वह खुद पैदा कर सकता है। शरद पवार ने 900 रुपए कीमत 1 क्विंटल गेहूं का नहीं दिया और 1400-1500 रुपए क्विंटल का गेहूं बाहर से मंगाया। ये कह रहा है बेंडलबेरी, पड़ोसी समाज ऐसी वस्तुओं का उत्पादन आयात नहीं करेगा जिन्हें वह खुद पैदा करता है। सारे उद्योग धंधे हमारे समाप्त हो गए, सब बाहर से आ रहा है। मैं बनारस में रहता हूँ, लकड़ी के खिलौने विश्वनाथ गली में जो बाजार था, सारे रो रहे हैं जो बैठ कर। ऐसे सारे देश में सारे उद्योगों का यही हुआ, चाहे मुरादाबाद का बर्तन हो, चाहे अलीगढ़ का ताला हो, सब यही स्थिति हुई। 10वां, वैसे ही स्थानीय उपज का निर्यात तभी होगा जब स्थानीय आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी। यहाँ तो शायद निर्यात ही के लिए बनाया जा रहा है, यहाँ की आवश्यकता के लिए नहीं। प्याज भले ही जो है 40 रुपए किलो बिक जाए, लेकिन पहले तो हम भेज देंगे सब बाहर। 11, यदि समाज पड़ोसी धर्म का पालन करता है तो केवल निर्यात या बाजार के लिए उत्पादन नहीं करेगा। आज तो सारा बाजार का उत्पादन हो रहा है। 12, दूसरे क्षेत्रों से ऐसी सस्ती चीजों का आयात की इजाजत नहीं होगी जिसके कारण अपनी आवश्यकता को स्थानीय उत्पादन को धक्का लगे। 13, अन्यत्र से मानव या प्रकृति के शोषण पर तैयार वस्तुओं का आयात नहीं होगा। 14, स्थानीय समाज के अलावा क्षेत्र व देश को भी यही नियम लागू होंगे। जो स्थानीय गांव को लागू होगा वही क्षेत्र और देश को लागू होगा। 15, बाहरी शोषण से अपने को बचाना उचित है और न्यायोचित। और मित्रों 16 और आखिरी, स्वावलंबन को संकुचितता या संकीर्णता कहना भ्रामक है और गलत। प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। मेरी घड़ी में 10:30 पूरा हो गया। 9:30